हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज हिंदी व्याकरण में आपका जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है संज्ञा, उसके बारे में जानेंगे। और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न आना अनिवार्य होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं संज्ञा टॉपिक। ठीक है, आखिर में संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में और समझें, संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है? नाम। यानी नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। नंबर 1 है आपकी रूढ़, दूसरा है आपका यौगिक, और तीसरी है आपकी योग रूढ़। यानी व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है वो हमारी कितने होती है? 3 प्रकार की, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये जो आपके 3 है, ये आपको अगला जो टॉपिक आएगा शब्द, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ भी शब्द भी होते हैं। और जहां पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पे बताइए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो व्युत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा है हमारी वो 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आखिर रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ क्या संज्ञाएं होती हैं? वे संज्ञाएं जिसके सार्थक खंड ना किए जा सके वो कहलाएंगी आपकी रूढ़ संज्ञा। जैसे आपका शब्द लिखा हुआ है घर, अगर घर के हम खंड करेंगे तो एक घा आएगा और दूसरा आएगा रा। ना तो इसका कोई अर्थ होता है, ना ही इसका कोई अर्थ निकल रहा है। तो ये शब्द कैसे हमारे? रूढ़ हैं। संज्ञाएं कैसी हैं? रूढ़ संज्ञाएं। क्लियर हुआ? अगला है आपका यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? 2 शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ। जैसे विद्यालय। अब विद्यालय जो है एक विद्या से मिलकर बना हुआ है, दूसरा आलय से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? 2 शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, वो क्या कहलाएंगे? आपके यौगिक संज्ञा कहलाते हैं। योग रूढ़ क्या होती हैं कि 2 शब्दों के योग से तो मिलकर बनी होती हैं, लेकिन इनका कोई विशेष अर्थ हो जाता है। जैसे आपका है दशानन। यानी हम अगर माने तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सभी आपके किस में आ जाएंगे? योग रूढ़ में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो 3 होती हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगर संज्ञा टॉपिक से व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा पे कोई प्रश्न बनता है तो बस सिर्फ वो यही बनेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर। अब बात आती है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के आधार पर आपकी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरी है आपकी द्रव्यवाचक, चौथी है समूहवाचक और 5वीं है भाववाचक। यानी अर्थ के आधार पर संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर किसे कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है। ठीक है? यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो तो वहां पर कौन सी जाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में देख लेते हैं, जैसे राम है,
मोहन है, गंगा है, रामायण है। तो ये जो संज्ञाएं हैं आपकी कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम यानी लड़के का नाम है, मोहन भी क्या है? लड़के यानी व्यक्ति का नाम है, गंगा किसका नाम है? नदी का नाम है, और रामायण किसका है? पुस्तक का नाम है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो तो वहां पर कैसी जाएगी आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, नंबर 2 है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? इसमें व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लिखा हुआ है आपका लड़का। अब लड़का कैसी संज्ञा है आपकी? जातिवाचक है। लेकिन अगर यहां आ जाए कि बताइए रोहन कैसी संज्ञा है, तो रोहन कैसी हो जाएगी आपकी? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि लड़के का नाम दिया गया है। उसी प्रकार अगर यहीं आ जाए नदी, नदी आपकी कैसी संज्ञा है? नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहां पर नदियों के नाम दे दिए जाए, गंगा, यमुना, तो यहां पर जो यमुना है वो आपकी कैसी संज्ञा हो जाएगी? तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ना कि जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? आगे देखते हैं, आपका हो जाएगा जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक भी आपकी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार यहां कह दिया जाए गाय, तो गाय कैसी संज्ञा है? गाय भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर यहां पर गाय का नाम दे दिया जाए तो वहां पर वो संज्ञा कैसी हो जाएगी आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो क्लियर हुआ आपके दो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु उसके नाम का बोध हो तो वहां पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक में क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो तो वहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देखते हैं, नंबर 3 है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा है, या सरल भाषा में समझे, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनाई जा सके। ठीक है, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनाई जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा है, अब लोहे से क्या बन सकता है? फर्नीचर, जितने भी लोहे के फर्नीचर हैं वो आपके सभी बन सकते हैं। लोहा है, सोना है, सोने से क्या बन सकते हैं? आभूषण बन सकते हैं। इसी प्रकार लकड़ी से भी आपके फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। और यहीं आपके जितने भी द्रव पदार्थ हैं यानी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे तेल है, घी है, दूध है, पानी है, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तेल, घी, दूध, ये अब भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और जितनी भी गैसें हैं, ठीक है, गैसें भी आपकी इसी में आ जाएंगी। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, आदि कई गैसें हैं, सभी गैसें आपकी इसमें आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। और जितने भी लिक्विड यानी तरल पदार्थ हैं वो भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं नंबर 4 आपका है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। अब जैसे परिवार है आपका, ठीक है, तो परिवार जो शब्द है वो कैसी संज्ञा है आपकी, समूहवाचक संज्ञा है। क्या एक व्यक्ति को हम परिवार बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब तक उसमें मम्मी पापा बच्चे दादा दादी नहीं होंगे तब तक उन्हें हम परिवार नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार भीड़, भीड़ भी कैसी संज्ञा आपकी, समूहवाचक है। ढेर, ये भी आपकी समूहवाचक संज्ञा है। सेना, ये भी आपकी कैसी है, समूहवाचक संज्ञा है। या टीम भी आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध हो। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है, क्या कहलाएगा आपकी भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी आपकी कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार व्यक्ति को देखा होगा लेकिन ईमानदारी को नहीं देखा है। इसी प्रकार आपका बुढ़ापा है, बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, बुढ़ापा भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। बूढ़े व्यक्ति को देखा है ना कि बुढ़ापा को देखा। कभी ये कहा वो देखो बुढ़ापा आ रहा है, नहीं कहा, तो वहां पर वो संज्ञा आपकी कैसे चली जाएगी, भाववाचक संज्ञा चली जाएगी। इसी प्रकार आपका है बचपन, ये भी आपकी कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपकी अर्थ के आधार पर कुल 5 संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो यहां पर जो आपका इनमें से जो भी प्रश्न है अगर बनता है आपके एग्जाम में, तो अगर इसे आप अच्छे से पढ़ लेते हो और इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर लेते हो तो आपको संज्ञा टॉपिक में कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आपका ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।